Hi friends, in chapter number 12 atoms, we are now discussing Rutherford's alpha scattering experiments. Now these are those experiments due to which Rutherford was able to propose the existence of nucleus. बराबर, ये आपने इसके बारे में थोड़ा 10th में तो पढ़ा हुआ है, पर यहाँ पे हम लोग उसकी फुल डिटेल्स में चलते हैं कि हाउ डिड Rutherford come to that conclusion that there is something like nucleus existing in the atom. ओके, तो Rutherford ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बारे में उन्होंने जो एपरेटस लिया था, सबसे पहले तो रुदरफोर्ड ने खुद ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, इनके दो असिस्टेंट नेम गाइगर एंड मूलर वाज गिवन द चार्ज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स। एंड इस एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट कुछ ऐसा किया गया था कि यहाँ पे देयर वाज अ सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन टेकन, source of radioactive radiation. It was bismuth, which was chosen. From bismuth, alpha particles are emitted. Alpha radiations are emitted. Alpha particles are coming out. Now ये कैसे spread होके आते हैं? But what they did is they put two lead blocks. They put two lead blocks here. एक यूं रखा, दूसरा lead block यूं रखा. Two lead blocks. Now lead is a material to which radioactive radiations do not interact. They do not interact with lead. So they will not, the radiation which are moving out like this will be stopped. Radiation moving like this will be stopped. So what will be available? What available will be a very thin beam of radioactive radiations, alpha radiations. इन अल्फा पार्टिकल की बहुत ही पतली थिन बीम मिलेगी आपको यहाँ पे. एंड ये थिन बीम was made incident on a thin gold foil. This is thin गोल्ड फॉइल. गोल्ड को हम लोग एयू लिखते हैं ना, तो गोल्ड की फॉइल है थिन. थिन यानी कितनी थिन? इट्स थिकनेस इज अराउंड 2.1 into 10 raised to -7 मीटर, इन द ऑर्डर ऑफ 10 raised to -1 मीटर, यानी सम 1000 एंगस्ट्रॉम्स. बराबर है. तो इतनी पतली थी. अब इतनी पतली मतलब कैसा हो गया कि देयर माइट बी अ सिंगल लेयर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड. गोल्ड एटम्स का सिंगल लेयर होगा, ज्यादा नहीं होगा. बराबर, बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ गोल्ड एटम इट माइट बी जस्ट अ सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम. यानी जो भी अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होंगे किसी एक एटम पे इंसिडेंट होंगे और दूसरी तरफ से बाहर आएंगे. नाउ द अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट ऑन द गोल्ड फॉइल कमिंग आउट फ्रॉम द अदर साइड, they are found to be scattered in all different directions. They are found to be scattered in all different directions. So in order to receive these scattered alpha particles, they took a microscope to observe them. पर माइक्रोस्कोप में ऑब्वियसली रेडिएशंस नहीं दिखेंगे. ओके, इससे क्या किया, माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में, ऑब्जेक्टिव लेंस पे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी. जिंक सल्फाइड ZnS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो गए. ना एज सून एज अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, अ मोमेंटरी ग्लो इज प्रोड्यूस्ड. A momentary glow is produced which is called scintillation. So scintillation is produced. Scintillation is a momentary glow on the screen, zinc sulfide screen, and that shows that one alpha particle has striken there. Okay, तो ये हो गया microscope. Now this microscope could be moved on a circular path with center at gold foil, with the center at gold foil. अब इसको सेंटर में लेके ये यूं गोल घूम सकता है, यानी कि अलग अलग एंगल पे आने वाले अल्फा पार्टिकल्स को रिसीव कर सकता है. And you can count the number of alpha particles coming scattered at different angles. बराबर है. एंगल विद द ओरिजिनल डायरेक्शन, ये थीटा हो गया. तो अलग अलग थीटा के लिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स काउंट करने को बोला गया था. गाइगर मूलर को जो काम सौंपा था was to count the number of or count and note the number of alpha particles scattered at different angles. So with theta n की वैल्यू मेजर करनी थी उनको. And then they were said to plot a graph of नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर्सेस एंगल थीटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग. ये ग्राफ बनाने को बोला. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ग्राफ भी ड्रॉ किया, तो कुछ ऐसा ग्राफ आया. ये नंबर ऑफ अल्फा, यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ऑन एक्स एक्सिस एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा. नाउ ग्राफ कैसा मिला? इट वाज समवट लाइक दिस. ऐसा ग्राफ मिला. इस ग्राफ के नोटवर्दी पॉइंट्स क्या थे? पहला, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, यानी वेरी स्मॉल स्कैटरिंग एंगल. वेरी स्मॉल स्कैटरिंग एंगल पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाज वेरी हाई. रफली n was 10 raised to 5.
तो ऑलमोस्ट 10⁵ अल्फा पार्टिकल्स वर, यानी मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड अ स्मॉल एंगल एट स्मॉल एंगल अराउंड 15 डिग्री। तो स्मॉल एंगल्स पे लार्ज अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग। दूसरा नोट किया थीटा इक्वल अगर 150 डिग्री ले लो, ये 15 डिग्री, ये 150 डिग्री ले लिया, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर वाज वेरी लेस, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 80 मिला। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ देम स्कैटर एट स्मॉलर एंगल्स व्हाइल वेरी फ्यू कम आउट एट लार्जर एंगल्स। बराबर है, उन्होंने तो रीडिंग्स लिए, साथ में एक और रीडिंग भी नोट कर दिया, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, एंड कितना आया, तो 1 × 10⁴। 10,000 इंसिडेंट हो तो एक ही 180 डिग्री पे आएगा, दैट्स व्हाट दे फाउंड। बराबर है, यानी ये जो डेटा मिला, यहां से जो ऑब्जर्वेशन मिले उसको प्लॉट किया, प्लॉट करके उसमें से रिजल्ट्स नोट किए। एट स्मॉलर एंगल ऑफ स्कैटरिंग मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कमिंग आउट, एट ग्रेटर एंगल ऑफ स्कैटरिंग लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कमिंग आउट, यानी मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered at very small angles, very few at larger angles, and hardly 1 out of 10,000 gets scattered at angle 180 डिग्री। ये उन्होंने रिजल्ट्स निकाले उन्हें तो कुछ ज्यादा समझ पड़ी नहीं, उन्होंने तो ये सारा का सारा अपने सीनियर यानी जिन्होंने उनको काम सौंपा था रुदरफोर्ड को पकड़ा दिया ना। रुदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशंस देखे, टेबल देखा, एंड फिर इसके ऊपर से he came to the conclusion that in atom there is a highly dense central part। अब तुम सोचो कि इसमें से कैसे पता लगा कि एटम के अंदर there is a highly dense central portion, highly dense core which is positively charged, high density positively charged at the center of the atom। कैसे पता चला होगा, लेट्स सी। अब ये जो ऑब्जर्वेशन मिले उसको उन्होंने समझाने की कोशिश की कि सपोज इज द एटम ऑफ और गोल्ड, बराबर है, उसमें ये उसका सेंटर पोर्शन हो गया, यानी इंसिडेंट एक्सेस ऑफ इंसिडेंस, यानी कौन सा, ये वाली लाइन, ये एटम के सेंटर पे आ रहा है, बराबर है। इस एक्सेस वाली लाइन से दूर लेते हैं अल्फा पार्टिकल को, एंड अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट एट द फार डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इंसिडेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द सेंट्रल लाइन is called B, the impact parameter। इसको बोलते हैं impact parameter, this called impact parameter। तो impact parameter जितना ज्यादा है उतना उस स्कैटरिंग एंगल कम है। अब ये स्कैटरिंग एंगल कितना हुआ, ये ओरिजिनल डायरेक्शन एंड ये स्कैटरिंग एंगल थीटा हुआ। अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में देखो तो स्कैटरिंग एंगल कितना हुआ, सेंटर के रिस्पेक्ट में देखो तो बराबर, तो इट्स अ स्मॉल स्कैटरिंग एंगल, यानी कि बी का वैल्यू हाई, इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा, स्कैटरिंग एंगल कम। ओके, बी का वैल्यू जितना ज्यादा यानी सेंटर से जितना दूर है, साइड में से पास होकर निकल गया, एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज लेस, एंड इस एंगल पे, लो एंगल पे ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं। फिर जैसे जैसे बी को रिड्यूस करते हैं, ये रिड्यूस किया तो ये जो इंसिडेंट हुए उनका स्कैटरिंग एंगल ज्यादा मिलता है। एज बी इज डिक्रीज्ड थीटा इज फाउंड टू बी मोर, थीटा ज्यादा मिलता है। मतलब क्या हुआ, सेंटर के रिस्पेक्ट में स्कैटरिंग एंगल ये 150 डिग्री पे स्कैटर हुआ, दिस इज स्कैटरिंग एंगल फॉर लोअर इंपैक्ट ऑफ पैरामीटर, यानी रफली 150 डिग्री वाला केस ले सकते, बराबर है। यानी अगर इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा है, याद रखें ये सेंट्रल लाइन है, अगर इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा है तो कम एंगल ऑफ स्कैटरिंग आएगा, एज द इंपैक्ट पैरामीटर इज रिड्यूस्ड, यानी कि चार्ज पार्टिकल alpha particle comes nearer to the axis, their scattering angle is more। and आगे चले तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, इंपैक्ट पैरामीटर अगर 0 कर दे डिक्रीज करके तो थीटा बिकम्स 180 डिग्री, यानी कि इंपैक्ट पैरामीटर 0 मतलब क्या, वो हेड ऑन कोलिजन, एक्सिस पैरेलल हेड ऑन कोलिजन, तो वो वाला अल्फा पार्टिकल वापस आ जाता है, वो वाला अल्फा पार्टिकल वापस आ जाता है, बराबर है। यानी इंपैक्ट पैरामीटर मोर, एंगल ऑफ स्कैटरिंग लेस, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मोर, इंपैक्ट पैरामीटर डिक्रीज्ड, एंगल ऑफ स्कैटरिंग इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड डिक्रीजेस। ये तो मिला ऑब्जर्वेशन, ये उसके ऊपर से कुछ कंक्लूजन लेने शुरू किए। गाइगर मूलर सोच रहे थे पता नहीं इसमें से क्या ढूंढ रहे हैं रुदरफोर्ड जी, पर रुदरफोर्ड ही वाज अ वेरी शार्प माइंडेड पर्सन। उन्होंने मेजॉरिटी पार्टिकल्स को नहीं देखा,
कम पार्टिकल्स को भी नहीं देखा, उनका ध्यान गया एक पार्टिकल पे जो वापस आ रहा है। दिस सिंगल पार्टिकल कमिंग एट स्कैटर्ड एट एन एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कितना, ओरिजिनल डायरेक्शन से 180 डिग्री यानी वापस रिटर्न हुआ, उनका ध्यान इस रिटर्न पार्टिकल पे गया। अब गाइगर मोलर सोचते हैं कि ये इतने सारे पार्टिकल्स को ध्यान में नहीं रखते, ये इकलौता जो वापस आता है वो भी 10,000 में एक ही वापस आ रहा है, यानी हार्डली कितना 1/10⁴। इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। तो इतना कम वाले को भी क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं? पर द पर्सन वाज रदरफोर्ड। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या सोचा, ये एक वापस क्यों आया? व्हाई डिड दिस वन फेलो कम बैक? द हेड ऑन कोलिजन वाला अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक, एंड वो भी कुछ डिस्टेंस तक जा सका, वापस आया, कुछ एक डिस्टेंस तक जाके वापस आ गया, सेंटर से कुछ एक डिस्टेंस पर से वो रिटर्न हो गया। क्यों ऐसा हुआ? तो बोले किसी को टकरा के वापस आया होगा, टकराएगा तो बैंग होगा, बैंग होगा तो देयर माइट बी सम फिनोमेना करेंगे, सम साउंड, सम लाइट, सम स्पार्किंग। कुछ नहीं देखने को मिला, नो साउंड, नो लाइट, नो स्पार्किंग। तो ये वापस कैसे आया? टकराया नहीं किसी को तो वापस कैसे आया? तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई धक्का मार रहा हो वापस ना। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? तो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस मीन्स 2 protons and 2 neutrons together. Helium nucleus has 2 protons and 2 neutrons. Per proton charge plus E, तो 2 प्रोटॉन तो 2E, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन इन चार्ज, तो each alpha particle has this much charge 2E, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव इन चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, वो वापस आ जाता है बिना किसी को टकराए, बिना कोई फिनोमिनन हुए, without occurring any major phenomenon, no banging, no sparking, no lightning, nothing at, no sound at all, and it returns back. If positive particle returns back, meaning क्या होगा कि वहां कोई ऐसा है जो इसको रिपेल कर रहा है, स्ट्रांगली रिपेल कर रहा है, तभी ये अंदर सेंटर तक भी नहीं जा सका। इट कुड नॉट पास थ्रू, इट कुड नॉट इवन गो टू सेंटर, इट रिटर्न बैक अर्लियर। मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पे बीच में जो स्ट्रांगली पॉजिटिव है, तभी इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। एंड स्ट्रॉन्ग कितने दूर तक जा सका? तो सेंटर से देखें तो अराउंड 10⁻⁻15 मीटर तक इट कुड गो, एंड दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्लोजेस्ट कितना अप्रोच कर सका सेंटर को? 10⁻⁻15 मीटर जितना। मतलब कि क्लोजेस्ट 10⁻⁻15 मीटर तक जा सका, मतलब उतने तक एटम के सेंटर में देयर इज समथिंग व्हिच इज हाईली पॉजिटिव एंड व्हिच कैन थ्रो बैक द अल्फा पार्टिकल, व्हिच कैन थ्रो द अल्फा पार्टिकल बैक विदाउट डूइंग एनीथिंग। रिपेल कर दिया वापस, कोई टचिंग नहीं, कुछ नहीं, नो कॉन्टैक्ट, नो लाइटनिंग, नो साउंड, नथिंग, नो फिनोमेना करिंग, जस्ट रिपेल्ड बैक। मतलब एटम के सेंटर में देयर इज समथिंग व्हिच इज हाईली पॉजिटिव एंड हाईली डेंस। हाई डेंस होगा, हाई पॉजिटिव होगा तो ये इधर रिपेल करेगा ना, एंड हाईली डेंस है सेंटर में, बराबर, तो नजदीक जा ही नहीं सके क्योंकि ज्यादा हैवी चार्ज हो गया ये। यानी कि न्यूक्लियस ऑफ द यानी कि सेंटर ऑफ द एटम इज हैज अ हाईली डेंस पॉजिटिव charge material, and therefore the alpha particle is not able to go beyond 10⁻⁻15 meter size, beyond to 10⁻⁻15 meter distance it cannot go there। मतलब क्या हो गया कि एटम के अंदर सेंटर में there is a highly dense positively charged portion, and this positively charged portion was given the name nucleus, and this is how Rutherford introduced the nucleus। कितनी दूर तक जा सका? बोले जितनी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, उतने तक जा सका, वो इसको ओवरकम करे, इसके रिपल्जन को। रिपल्जन यानी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कवर कर सकता था उतना किया, जैसे ही दोनों इक्वल हो गए बाद में पोटेंशियल एनर्जी ने उसको वापस भेज दिया। तो द अल्फा पार्टिकल यूजेस काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जब तक उसकी कैपेसिटी पहुंचा, काइनेटिक एनर्जी थी तब तक पहुंचा, जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, बैलेंस हो गई पोटेंशियल एनर्जी से, उसको वहां से रिटर्न होना पड़ा। यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ढूंढना हो तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और न्यूक्लियस के करंट पोटेंशियल एनर्जी दोनों का बैलेंस में होना चाहिए, वहां से वो रिटर्न हो गया, बराबर है। तो सोचो पूरा एक्सपेरिमेंट, सारे ऑब्जर्वेशंस, इतने सारे ऑब्जर्वेशंस, फिर भी इस बंदे का दिमाग खाली था 10,000 में एक जो वापस जा रहा है उसके ऊपर, एंड उस पर से he found the concept of nucleus, the existence of nucleus। Clear? This is how he proposed,
एंड फिर ये कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस उन्होंने अपने एटम मॉडल में रख दिया, रुदरफोर्ड एटम मॉडल में, अपने एटम मॉडल में रख दिया। एंड वो इंट्रोड्यूस हुआ आज की तारीख में भी ये न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट इज स्टिल एक्सेप्टेड फैक्ट नाउ। दैट वाज डन बाय रुदरफोर्ड and this was somewhere in 1901 to 1906 he did these experiments and he came to the conclusion which came out as Rutherford's atom model, जिसमें central dense portion of the atom was called nucleus. Clear about this? This how he did the give the concept of nucleus. यानी कहने का तात्पर्य क्या है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन पर ध्यान इस इकलौते पे गया, so you have to be very careful, you have to be very alert in doing the observations and picking out. कोई भी ऑब्जर्वेशंस को नेग्लिजिबल मत गिनो, कहीं ना ही पिक्ड अप 1 out of 10⁻⁴, 10⁵ अब देखो, अब यहां से ये बाकी के ऑब्जर्वेशन भी आ जाते हैं, क्यों, दूर है तो इफेक्ट कम होगा, इससे स्कैटरिंग कम होता है, नजदीक आ रहा है इम्पैक्ट पैरामीटर रिड्यूस मीन यू आर कमिंग नियर टू न्यूक्लियस, यू हैव ग्रेटर इम्पैक्ट, सो एंगल बढ़ेगा, एंड हेड ऑन आया तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट वापस चला गया। दैट एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्वेशन नाउ। सेंट्रल डेंस पॉजिटिव रीजन से अगर दूर है यानी इम्पैक्ट पैरामीटर हाई है तो स्कैटरिंग एंगल कम होगा, दूर होगा तो कम तकलीफ देगा, नजदीक होगा ज्यादा तकलीफ होगी। क्लियर अबाउट दिस? तो ये हो गया रिगार्डिंग रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड उस पर से न्यूक्लियस का कंसेप्ट। ओके, अब हम साथ साथ में इसके दो न्यूमेरिकल्स, 2-4 न्यूमेरिकल लेते हैं जो इसके साथ कनेक्टेड है। ओके, चेक। चलो इसके साथ कनेक्टेड इलस्ट्रेशन 12.2 ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन 12.2 में ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में, इन अ गाइगर-मूलर एक्सपेरिमेंट, गाइगर-मायर्सन एक्सपेरिमेंट, what is the distance of closest approach to the nucleus of 7.7 MeV alpha particle before it comes momentarily to rest and reverses its direction? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ढूंढने को बोला हुआ है, 7.7 MeV एनर्जी है अल्फा पार्टिकल, इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल। पहले तो इसको जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 7.7 into mega and 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट 7.7 into 10⁶। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल तो 1.6 into 10⁻⁻⁹ जूल। इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट किया तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमने काफी सम्स में ऐसा किया हुआ है। ओके, तो ये आ जाएगा कुछ 7.7 into 1.6 into 10⁻⁻, ये हो जाएगा लगभग 11 के आसपास है, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻13 जूल। ओके, 11 और लेफ्ट से 12 आ जाएगा, 12 होगा, 12 into 10⁻30 अप्रोक्सीमेटली, यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू। अब इतनी काइनेटिक एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल अगर इंसिडेंट है तो आप व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए, फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या करना था हमें, होप यू रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये दिया हुआ है K एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/4 या सॉरी K ले लो सीधा ही चलेगा, 1 K into Q1 Q2 अपॉन R, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। Q1 कौन है, तो अल्फा पार्टिकल, चार्ज कितना 2e, और Q2 कौन है, न्यूक्लियस जिसका चार्ज Ze अपॉन R ढूंढना है, तो R विल बी इक्वल टू K ट्वाइस Ze² अपॉन कैपिटल K। वैल्यू पुट अप करें तो 2 इंटू K, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Z। अब यहाँ पे हम लोग गोल्ड फाइल पे लेते हैं ना, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट गोल्ड फाइल पे किया, तो गोल्ड के लिए Z इज इक्वल टू 79, नहीं दिया हो तो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेना है, Z इज इक्वल टू 79 फॉर गोल्ड, बराबर है। तो ये आएगा 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर ई अपॉन काइनेटिक एनर्जी 7.7 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। मैंने इसे क्यों ऐसा लेने दिया, ताकि ये कैंसिल हो जाए सीधा, वन ऑफ देम। तो ये फाइंड नहीं करना तो डायरेक्टली भी ले सकते। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, रफली आएगा इंटू 10⁻⁻15 मीटर में आएगा। ओके, क्लियर? तो ये हो गया रिगार्डिंग सम नंबर इलस्ट्रेशन 12.2। ओके, फिर एक्सरसाइज का 12.2, एक्सरसाइज का 12.2 उसमें बोला हुआ है कि अगर गोल्ड फॉइल के बदले सॉलिड हाइड्रोजन
सॉलिड हाइड्रोजन का रख दे, फॉइल बनाए, तो क्या होगा यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट ऑन अ सॉलिड हाइड्रोजन फॉइल, थिन सॉलिड हाइड्रोजन फॉइल। अब हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने होते हैं प्रोटॉन्स, ओनली 1 प्रोटॉन, यानी कि चार्ज सॉरी मास कितना होगा 1 mp, मास ऑफ प्रोटॉन। जबकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यानी मास कितना होगा 4 टाइम्स मास ऑफ, क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट द सेम, तो 4 mp मास। अब 4 mp मास वाला पार्टिकल इंसिडेंट है ऑन 1 mp वाला पार्टिकल, यानी कि इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल इज मोर हेवियर एज कंपेयर टू द टारगेट। टारगेट के कंपैरिजन में इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा हेवी है, तो सिचुएशन क्या हो, उधर क्या था 79 इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अंदर न्यूक्लियस में, यहाँ पे तो 4 प्रोटॉन इंसिडेंट है, एक ही प्रोटॉन सब झेलने वाला है। वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन, हैवी पार्टिकल स्ट्राइकिंग अ लाइट पार्टिकल, यानी कि ट्रक ने आके साइकिल को धक्का मार, जोरदार टक्कर मारी हो तो ट्रक वापस जाएगा कभी, विल इट बी रिवर्टिंग बैक, नहीं, साइकिल समेत आगे बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग विल बी 0, एंड जो पार्टिकल है टारगेट उसको भी साथ में ले जाएगा। तो यहाँ पे दिस एक्सपेरिमेंट वुड नॉट बी पॉसिबल। ये इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज 12.2 में बोला है कि अगर मान लो, ये 12.2 में बोला है, अगर मान लो सॉलिड हाइड्रोजन का फिल्म लिया, फॉइल लिया होता तो क्या होता, नथिंग वुड हैपन, scattering angle would be 0 and the alpha particle will drive the hydrogen particle also along with it. Okay, that is 12.2. Now exercise का 12.1 is just a fill in the blanks, you can go to that, they are very simple ones. आते हैं illustration 12.1 की तरफ, just go to the question. illustration 12.1 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, थोड़ा वर्डिंग में कॉम्प्लिकेशन है उसमें। In the Rutherford nuclear model of atom, the nucleus having a radius 10 to minus 50 meter is similar to Sun, about which the electron moves in orbital radius 10 to orbit of radius 10 to minus 10 meter, like Earth orbits around the Sun. अब ये वर्डिंग ऐसे रखे हुए जिसमें अपना कंफ्यूजन होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि एटम जो रुदरफोर्ड ने डिफाइन किया कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सिमिलर इज द सिचुएशन इन द सोलर सिस्टम, सन इज लाइक न्यूक्लियस एंड अर्थ इज लाइक इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि यही घटना हो रही है, बराबर है। तो बोला हुआ है इफ द डायमेंशंस ऑफ सोलर सिस्टम हैड द सेम प्रोपोर्शंस एज दोज ऑफ द एटम, वुड द अर्थ बी क्लोजर टू और farther away from the sun than actually it is. Radius of earth is about 1.5 10 raised to 11 and radius of sun is 7 into 10 raised to 8 meter. अब यहाँ पे जो बोला हुआ है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, यानी एटम के केस में अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एटम मॉडल, न्यूक्लियस के आसपास ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। सिमिलरली सोलर सिस्टम में ये सन है जिसके आसपास अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, बराबर है। अब बोला कि अगर दोनों के डायमेंशन के प्रोपोर्शन सेम होवे, इफ द डायमेंशन प्रोपोर्शंस आर सेम इन बोथ द केस, तो जो यहाँ पे प्रोपोर्शन डायमेंशन का है यानी न्यूक्लियर रेडियस एंड ऑर्बिटल रेडियस का जो प्रोपोर्शन है, वही अगर यहाँ पे सन का रेडियस और ऑर्बिटल रेडियस का प्रोपोर्शन सेम रहे, तो क्या अर्थ नजदीक होगा या दूर होगा सन से, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे प्रोपोर्शन देख लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका रेशियो लेते हैं प्रोपोर्शन के लिए न्यूक्लियर रेडियस या न्यूक्लियस का रेडियस। अब ऑर्बिटल रेडियस कितना होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन दैट ऑर्बिटल रेडियस अराउंड 10 raised to minus 10 मीटर, while न्यूक्लियर रेडियस इज 10 raised to minus 15 मीटर, बराबर है। तो ये रेशियो हो जाता है समवट 10 raised to 5, यानी कि ऑर्बिटल रेडियस इज 10 raised to 5 टाइम्स न्यूक्लियर रेडियस। अब यहाँ पे अगर सेम प्रोपोर्शन मेंटेन करते हैं तो ऑर्बिटल रेडियस, इस केस में बोलेंगे ऑर्बिटल रेडियस अपन सोलर रेडियस, सन का रेडियस इज इक्वल टू 10 raised to 5। प्रोपोर्शन सेम मेंटेन करना है तो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ व्हाट क्या आएगा, तो ऑर्बिटल रेडियस शुड बी 10 raised to 5 टाइम्स सोलर रेडियस। अब सोलर रेडियस कितना है, 10 raised to 5 टाइम्स सोलर रेडियस। सोलर रेडियस कितना है, तो 10 raised to 5 इंटू सोलर रेडियस अपने को दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, इट्स गिवन 7 into 10 raised to 8, इट इज 7 into 10 raised to 8, यानी कि 7 into 10 raised to 13 मीटर हुआ।
ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ होना चाहिए, बट एक्चुअली ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 1.5 into 10⁻11 मीटर। अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस 1.5 into 10⁻11 मीटर, जबकि होना कितना चाहिए 7 into 10⁻13 इफ प्रोपोर्शन इज मेंटेन्ड, यानी कि इफ प्रोपोर्शन इज टू बी मेंटेन्ड अर्थ शुड बी एट अ डिस्टेंस 10⁻13 मीटर रादर देन 10⁻11, यानी कि अर्थ शुड बी farther away from the sun if this proportion has to be maintained। अर्थ को दूर होना चाहिए, बोले ना it should be closer or away, तो it should be away, farther away from the sun। कितना away प्रोपोर्शन में देखे तो कोई बात नहीं, दोनों का रेशियो ले लो 7 into 10⁻13 upon 1.5 into 10⁻11, ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हुआ, अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स, एंड ये हुआ 10⁻2, यानी अप्रोक्सीमेटली 500 टाइम्स। मोर एग्जैक्टली अगर गिनो तो ये 466 आता है रेशियो, तो अप्रोक्सीमेटली 466 टाइम्स अवे फ्रॉम द सन, जो करंट डिस्टेंस है उससे 500 टाइम्स दूर होना चाहिए, तो प्रोपोर्शन सेम ले सकते हैं। ओके, दैट्स एक्सरसाइज का 12.1, सॉरी इलस्ट्रेशन 12.1। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया रुदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, उसके बेस पर से न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस की बातें, एंड फिर द सम्स रिलेटेड टू इट। ओके।